Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 11 of marketing communication and advertising, and I am your instructor Rashid Salim. In today's session we will discuss advertising planning and strategy. There are 5 steps of this process, and few of them we have already studied in our previous lectures. That is reviewing the communication market analysis, then advertising objectives, advertising budget. Fourth is selecting the media, and fifth one is preparing a creative brief. So the first step is reviewing the communication market analysis, and this we have discussed already in lecture number 7. यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से। पहला तो ये कि जो हमारे टारगेट मार्केट है उनकी मीडिया यूजिंग हैबिट्स क्या हैं, और दूसरा यह कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम कस्टमर्स की जो मीडिया यूजिंग हैबिट्स हैं उसको देखें तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमें मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे जो टीनेजर्स हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं या वो टेलीविज़न देखते हैं, और बहुत कम ऐसे टीनेजर्स हैं जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं। इसके मुकाबले में जो सीनियर्स हैं वो न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद करते हैं या वो टीवी देखते हैं। इसी तरह से जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखते हैं। अगर हम B2B मार्केट की बात करें तो मुख्तलिफ जो ट्रेड जर्नल्स हैं, मुख्तलिफ मेंबर्स मुख्तलिफ तरह के जर्नल्स को पढ़ना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजीनियर्स हैं उनकी मीडिया व्यूइंग हैबिट्स डिफरेंट हो सकती हैं। अब ये इंजीनियर्स एक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले कर सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट्स जो डिसाइडर्स होते हैं इनकी जो हैबिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, इसको समझना पड़ेगा ताकि एक अच्छे एनालिसिस हम कर सकें। दूसरी जो अहम चीज़ है कि हमारे जो राइवल्स हैं या कंपेटिटर्स हैं वो कस्टमर्स तक कैसे अप्रोच करते हैं, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करेगी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से, और उसके बाद हमें जब जो इंफॉर्मेशन जहाँ चाहिए होती है हम उसे यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंटली यूज़ करने का नाम मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, और यह हमें मुख्तलिफ जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाने में मदद देती है। दूसरा पॉइंट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव से मुतल्लिक है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन अचीव करने में मदद देते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं, और मार्केटिंग भी उनमें से एक फंक्शनल एरिया है। तो मार्केटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर मार्केटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में से एक कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप लेक्चर 7 में पढ़ चुके हैं। और कम्युनिकेशन एक बड़ी चीज़ है जिसे प्रमोशनल मिक्स भी कहते हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है। एडवर्टाइजिंग के इन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है ब्रांड इमेज को बिल्ड करना, और ये जो ब्रांड है उसको बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, हमें पावरफुल ब्रांड एसोसिएशंस चाहिए, और हमें इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट चाहिए। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता है जो कि ब्रांड इक्विटी जनरेट करता है। अब ये जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं इसकी 2 बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसे टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए, यानी जब आप किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताएं तो सबसे पहले उसके जहन में जो 1 या 2 ब्रांड्स आते हैं वो टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का जिक्र करें और किसी के जहन में मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट आते हैं तो ये उसके टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड्स हैं। सिमिलरली अगर आप एथलेटिक शूज़ की बात करते हैं तो चांसेस हैं कि नाइकी और एडिडास सबसे पहले उसके जहन में आएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो ब्रांड है इसे कस्टमर की टॉप चॉइस भी होना चाहिए, और टॉप चॉइस से मुराद ये है कि हमने जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था कि इवोक सेट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होता है, यानी ये वो लिस्ट है ब्रांड्स की जिसमें से फाइनलाइज करेगा वो कौन सा ब्रांड ख़रीदेगा। तो अगर ब्रांड्स आपके इवोक सेट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स में मौजूद हैं और चांसेस हैं कि वो आपकी पहली या दूसरी चॉइस बन सकते हैं,
तो इसका मतलब है कि वो टॉप चॉइस है। तो चाहे जो टॉप ऑफ द माइंड हो या टॉप चॉइस हो, दोनों चीज़ों के लिए ब्रांड अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रांड अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। मिसाल के तौर पे आप देखें कि होंडा बाइक, जो कि पाकिस्तान में इसका जो मार्केट शेयर है मोटर बाइक इंडस्ट्री में, वो सबसे ज़्यादा है। और इसकी जो मेन रीज़न है वो उसकी ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ कस्टमर की टॉप चॉइस भी है। The second objective is providing information, and this information could be provided to consumers and business buyers, and this information is related to product, price, place or any other important information. और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बाइंग प्रोसेस को ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा सिंपल बनाती है। मिसाल के तौर पे जे डॉट का अगर आप ऐड देखें तो इसमें प्रोडक्ट बताई गई है, समर लॉन है, इसकी प्राइस बताई गई है, एंड ऑब्वियसली इसकी प्लेस बताई गई है कि ये आपको जे डॉट के जो आउटलेट्स हैं वहाँ से मिलेगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ परसुएशन, और यहाँ पे इससे मुराद ये है कि आप कस्टमर को मोटिवेट करें कि वो ब्रांड्स के हवाले से एक फेवरेबल एटीट्यूड रखे। ऐसा करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के इस्तेमाल के बेनिफिट्स बताएं कि उसको इस्तेमाल करने से फ़लाँ फ़लाँ जो फ़ायदा है वो होगा। और दूसरा, कस्टमर्स को ये भी रियलाइज़ करवाना है कि अगर वो ये ब्रांड इस्तेमाल नहीं करते तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोक के ऐड में देखें तो इसका एक जो बेनिफिट है वो क्लियरली मेंशन्ड है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज एडवर्टाइजिंग आल्सो सपोर्ट्स अदर मार्केटिंग एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशंस। अब सेल्स प्रमोशंस की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल थीम, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफर्स, कॉन्टेस्ट, स्पेशल सेल्स, कूपन्स, तो ये जितनी भी सेल्स प्रमोशंस हैं इनको एडवर्टाइज करेंगे तो कस्टमर्स को पता चलेगा। जैसे अगर आप रेड रॉबिन के ऐड में देखें तो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो इस ऐड को सपोर्ट कर रही है। फिफ्थ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज़ एनकरेजिंग एक्शन, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो टीवी कमर्शियल एड्स हैं वो क्विक एक्शन को इनकरेज करते हैं। जैसे वो कोई टोल फ्री नंबर दे देते हैं कि आप ये डायल करें। इसी तरह से आपको होम शॉपिंग नेटवर्क प्रोग्राम्स जो है वो प्रमोट करते हैं कि आप अभी नंबर मिलाएं, अभी कॉल करें और फलां डिस्काउंट हासिल करें। जैसे कि इस ऐड में भी आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें डिस्काउंट दिया गया कुछ, और साथ ही जो टोल फ्री नंबर है वो दिया गया कि यहाँ पे आप कॉल करके तो जो भी बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। तो जो क्रक्स है इसका वो ये है कि ये जितने भी एडवर्टाइजिंग गोल्स हैं ये सेपरेट नहीं होते, ये एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजी का जो थर्ड स्टेप है वो एडवर्टाइजिंग बजट है, और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो आपको लेने होंगे। नंबर वन, विच मीडिया टू यूज़ एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 तरह के स्केड्यूल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ब्लिट्जिंग है, और ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, और चूँकि इसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है तो हम चाहते हैं कि मार्केट में पेनिट्रेट कर जाए, इसलिए हम इसके स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दूसरा जो स्केड्यूल है उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। ये नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यानी जो सारा साल ही चलती हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल है या टूथपेस्ट है, तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इसी तरह से चलती जाएगी। तीसरा जो है वो फ्लाइटिंग है, जिसमें सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एयर कंडीशनर्स हैं उनकी कमर्शियल्स आपको समर में नज़र आएंगी, और जो वूलन स्वेटर्स हैं इनकी कमर्शियल्स आपको विंटर में नज़र आएंगी। तो ये सीजनल बेस्ड हैं। और चौथा जो है वो पल्सिंग है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग, जिसमें नॉर्मल रूटीन के साथ साथ हम मुख्तलिफ जो सीजन्स हैं या मुख्तलिफ जो ओकेजन्स हैं वहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी स्प्रे या एंटी जर्म सोप सारा साल ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे हम पल्सिंग जो स्केड्यूल है वो यूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप इज़ मीडिया सिलेक्शन, और मीडिया सक्सेस जो है ये डिपेंड करती है राइट प्रोडक्ट के ऊपर, राइट ऑडियंस, राइट मैसेज एंड राइट सिलेक्शन ऑफ मीडिया। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में।
Fifth and very important step is creative brief. क्रिएटिव स्ट्रेटेजी का जो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं उसे हम क्रिएटिव ब्रीफ कहते हैं और इसके 5 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव. अब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे. फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांड नेम जो है उसको प्रोमिनेंट करते हैं तो ये ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाएगा. अगर हम ब्रांड इमेज को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको प्रोमिनेंट करना पड़ेगा. और अगर हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो फिर हमें जो लेबलिंग है उसको इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा. सेकेंड इज़ टारगेट ऑडियंस. और बिजनेस और कंज्यूमर मार्केट्स की अलग अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी टारगेट मार्केट को स्पेसिफिक बनाना चाहिए और इसके बारे में से ज़्यादा डिटेल्स शामिल करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफबॉय शैम्पू जो है इसको देखें तो इसका एड डिज़ाइन किया गया 10 to 15 ईयर्स एम्बिशियस टीन गर्ल्स जो कि हेयर स्ट्रेंथ का बेनिफिट लेना चाह रही हैं. थर्ड इज़ मैसेज थीम. और यहाँ पे थीम से मुराद है कि ब्रांड का बेनिफिट या प्रॉमिस या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज थीम है वो या तो लग्जरी होगा या फन होगा, सेफ्टी होगा, फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है या ड्राइविंग एक्साइटमेंट हो सकता है. इसी तरह अगर कोई होटल का ऐड होगा तो उसमें लग्जरी या प्राइस या स्पेशल लोकेशन को फोकस किया जाएगा. तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो बेनिफिट आप दे रहे हैं और जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं और जो आपकी टारगेट मार्केट है इन तीनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. अगर मिसमैच होगा तो वो सक्सेसफुल मैसेज नहीं बनेगा. इसी तरह से जो मैसेज है वो या तो रैशनली उसको डिज़ाइन किया जाता है या वो इमोशनली डिज़ाइंड होता है. यानी उसकी अपनी एक अपील होती है, वो रैशनल हो सकती है या इमोशनल हो सकती है. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं. जी, फिलिप्स का ऐड यहाँ पर एक लॉजिकल ऐड है जिसमें दिखाया गया कि आप इस बल्ब की रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. जबकि मैकडोनल्ड्स का जो ऐड है वो इमोशनल ऐड है जिसमें खुशी के जज्बात दिखाए गए. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट. और ये सपोर्ट या तो आपको मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं वो दिखाने से मिलेगी. जैसे आप बर्गर किंग के ऐड में देखें 40% लेस फैट है या 30% लेस कैलोरीज हैं या इसका टेस्ट जो है वो बेहतर है. या फिर ये आपको जो कस्टमर्स की तरफ से टेस्टिमोनियल्स हैं वो बताएंगे. जैसे यहाँ पे आप न्यूट्रिशन सिस्टम का जो ऐड है इसमें देख सकते हैं कि 55 पाउंड्स जो है वो कम किए गए. तो ये टेस्टिमोनियल्स में आएगा. ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करेंगी आपके मैसेज को. लास्ट कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव ब्रीफ इज कॉन्स्ट्रेंट्स विच मे बी लीगल और मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस विच आर प्लेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स. These may also include disclaimers or warnings or logos, trademarks, different kind of terms and conditions. Here you can observe different examples. जैसे गोल्ड लीफ के पैक के ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू नोशी कैंसर और दिल की बीमारियों का बायस बनती है. तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पे. सिमिलरली अगर मेडिसिन है तो उसके ऊपर लिखा हो सकता है कि उसकी डोजेज कितनी होगी या वो कितनी एज के लोगों के लिए है. या बाज़ दफ़ा एड्स में मेंशन्ड होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें. ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. सिमिलरली ऊबर के ऐड में आप देख सकते हैं कि फ्री फर्स्ट राइड है लेकिन अप टू $20. तो इसकी भी एक कॉन्स्टेंट बताई गई है. इसी तरह टायर्स के ऐड में आप देख सकते हैं कि 9 ईयर वारंटी है लेकिन नीचे लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाइड. तो ये भी कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल है. लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्रिएटिव ब्रीफ की. और यहाँ पे एक कंपनी है डेल मोंटे जो कि यूएस बेस्ड फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका ऐड भी आप यहाँ देख सकते हैं. और इसमें जो कैन दिखाया गया है वो स्मॉल साइज़ में है और इसे बड़ी आसानी से खोला जा सकता है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें ये है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द स्मॉलर साइज कैन्स विद पुल टॉप लिड. टारगेट ऑडियंस इसके सीनियर सिटीजन्स हैं स्पेशली जो अकेले रहते हैं. मैसेज थीम जो है उसमें न्यू कैन्स हैं जिनको आसानी से खोला भी जा सकता है और स्मॉलर साइज़ में भी हैं. फिर इसमें एक सपोर्ट भी है कि 30 सेंट इंट्रोडक्टरी क्यूपॉन है ताकि जो सेल्स प्रमोशंस हैं वो दी जा सकें. और कॉन्स्टेंट्स में कॉपीराइट्स हैं, इसका लोगो है, टोल फ्री नंबर है या वेबसाइट है या और मुख्तलिफ जो डिटेल्स बताई गई हैं.
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एडवर्टाइजिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजी के 5 स्टेप्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगी। थैंक यू।